चलिए कल से क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक विभाजन देखने वाले थे, है ना। सबसे पहले विभाजन, संविधान संशोधन देख चुके थे हम लोग कल, है ना। ये भी देख चुके थे। ये विभाजन देखना था हमको असल में। तो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण संवैधानिक नहीं है। रेफरेंस बुक लिखने वालों ने ये इसे विभाजन कर दिया है। लेकिन क्या होता है कि प्रश्न पेपर सेट करने वाला कोई किताब पकड़ता है तो कभी उसको ये विभाजन दिखता है तो इस विभाजन से भी प्रश्न बना सकता है। भाग 4 के जितने भी निदेशक हैं कौन से समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं? समाजवादी विचारधारा। कौन से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और कौन से उदार बौद्धिकवादी, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन कौन से जो है गांधीवादी। तो देखो ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट गांधीवादी है, समाजवादी में कोई समस्या है नहीं। देखो समाजवादी विचारधारा सुने होंगे आप लोग। समाजवादी विचार, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, समाजवादी थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी विचारधारा होती क्या है? जिस समाज में वंचित वर्ग को समान रूप से देखा जाता है, मतलब समाजवादी विचारधारा में हमेशा बराबरी की बात होगी, मजदूरों किसानों की बराबरी की बात। तो देखिए 38 अनुच्छेद 38 में क्या पढ़े हो आप? 38 का विषय वस्तु क्या, समझो इसको, रटोगे तो मुश्किल है, स्लिप हो जाएगा। 38 में यह है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना। असमानता को दूर करना, तो ये समाजवादी हुआ कि नहीं हुआ? असमानता मतलब किसमें, किसके बीच? गरीब अमीर में होती है। और समाजवादी विचारधारा बराबरी की बात करता है, तो वो समाजवादी विचारधारा 38। फिर 39 में देखो आप, 39 में भी आपको पूरी वही बातें नजर आएंगी, है ना। जैसे भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, है ना, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, समान कार्य समान वेतन। तो अनुच्छेद 38 भी पूरा वही है। 39, फिर 39 का भी वही है। कहाँ गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है ना, गरीबों की बात हो रही, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। 41 में क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, बेरोजगार, यही लोक सहायता पाने का अधिकार। काम पाने, शिक्षा पाने, भाई काम पाने और शिक्षा पाने का अधिकार की जब बात की जाती, किसकी बात की जाती? गरीबों की बात की जाती, तो समाजवादी विचारधारा है। 42 कर्मकारों के स्वास्थ्य की बात हो रही है 42 में, और मातृत्व सुरक्षा की बात, तो वो हो गया 42, है ना। फिर उसके बाद देखो 43 में कर्मकारों के वेतन की बात हो रही थी, उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, समाजवादी विचारधारा। जहाँ मजदूर श्रमिक की बात हुई, समानता की बात हुई, असमानता को दूर करने की बात हुई, वो सारी विचारधारा समाजवादी विचारधारा। फिर देखो 43 का क्या है? मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, मजदूरों की बात हो गई, समाजवादी विचारधारा। फिर 47 में देखो आप, पोषाहार तथा जीवन स्तर, पोषाहार तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये फिर उन्हीं की बात हो रही है। ये सारे आपके समाजवादी विचारधारा। समस्या है ही नहीं, आप समझ के उसको समझो, आपको आर्टिकल और उसके वो याद होने चाहिए। फिर वो आपसे पूछ दे समाजवादी, इनमें से समाजवादी विचारधारा कौन सी नहीं है, आप आराम से निकाल लो। कैसे निकालना है? असमानता की दूर करने की बात करेगा, समानता की बात करेगा, कर्मकारों मजदूरों की बात करेगा, समाजवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचार, उसको समझ लो आप और इसको रट लो आप, इसको रट लो आप। 40 पंचायतों का गठन, गांधीवादी विचारधारा। 40
पंचायतों का गठन गांधीवादी विचार था। 43 कुटीर उद्योग, केवल 43 में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें कौन सी वाली? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्राम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, गांधीवादी विचारधारा। फिर 43 ख कृषि तथा पशुपालन। 43 ख वही है ना? नहीं, ये नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, ये यहाँ है भाई, 48 का मटेरियल है वो। इसको देखो आप सुधारना ना, असल में इसके साथ लाना है, 48 का ही है ये, इसके साथ लगा हुआ नहीं रहेगा, इसका की इधर। 43 का सहकारी समिति, ठीक। फिर आप देखो 46 में क्या है? SC OBC के शैक्षणिक हितों का गांधीवादी विचारधारा। 47 नशीली दवाई तथा शराब का प्रतिषेध और गौ हत्या। 48 में गौ हत्या मतलब वही दुधारू और वाहक पशुओं के वध कर निषेध, ये गांधीवादी विचारधारा से, इसको रट लो आप। 1 2 3 43 खा सहकारी समिति है ना। ये उधर जाएगा, कृषि तथा पशु वैज्ञानिक। अब ये याद कर लो, ये समझ लो, आपका काम हो गया। बाकी जो बचा सब इधर उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों पर आधारित। उदार बौद्धिकवादी, समान नागरिक संहिता, ये बुद्धिमान लोगों का लग रहा है ना, समान नागरिक संहिता एक कानून। इधर 45 गरीब बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता। 48 कृषि तथा पशुपालन वैज्ञानिक आधुनिक, मतलब ये उदार बौद्धिकवादी मतलब आधुनिक विचारधारा। फिर 48 का पर्यावरण, याद आ रहा है? 48 का पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, यहाँ आ गया। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 पता है तीनों, है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से निपटारा। फिर अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, ये सब है ना 51। तो इसको आप, समाजवादी बड़ा आसान है, जहाँ मजदूरों की बात होगी, जहाँ असमानता दूर करने की बात होगी, जहाँ समानता की बात होगी, वो समाजवादी विचारधारा। उसके बाद गांधीवादी याद रख लो, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। SC ST वाला याद रहेगा कि गांधी हरिजन लोगों के लिए कार्य करते थे, तो SC ST वाला हो गया, वो गांधीवादी भी। कुटीर उद्योग, चरखा चलाते थे गांधी, कुटीर उद्योग ऐसे याद रखना, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन गांधीवादी विचारधारा। ग्राम पंचायत, तो गांधी ने हमेशा ग्राम पंचायतों की वकालत की है। फिर आपका 46 में क्या था? हाँ 46 SC ST वाला याद रहेगा आपको। 47 नशीली दवाई तथा शराब, तो हमेशा गांधी अपने आंदोलन में शराब, अंग्रेज़ों से शराब मत खरीदो, ये आंदोलन शामिल रहता था उसमें। फिर गौ हत्या, है ना, ये गांधीवादी विचारधारा खास प्रमुखता याद रखना बन जाएगा सवाल। और ये समाजवादी, इसके अलावा जो भी बचा ये उदारवादी सिद्धांत, ठीक। आइए अब ये देखना है निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन। देखो निदेशक तत्वों, मैंने आपको बताया था कि भाग 4 न्यायोचित नहीं है, भाग 4 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन भाग 4 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, संसद यदि उस विषय पर कानून बना दे, विधि बना दे, ठीक। अब हम देखते हैं कि आज तक जो भाग 4 के जो चीज़ें हैं उनका क्रियान्वयन कैसे कैसे हुआ है। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन। योजना आयोग अब नहीं रहा, आप आगे चल के पढ़ोगे कि योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से अब क्या आ गया, नीति आयोग ना। तो उसका भी गठन जो है वो निदेशक तत्व का क्रियान्वयन ही था। नई दिल्ली अनुवर्ती पंचवर्षीय अवसर के समानताओं को दूर करना, उसका उद्देश्य क्या था? योजना को अवसर के असमानताओं को दूर करना, योजना के ये। तो योजना आयोग का जो उद्देश्य था ना,
वो उद्देश्य ये था कि अवसर की असमानता को दूर करना है भारत में, इसीलिए ये भाग 4 निर्देशक का क्रियान्वयन है। योजना के स्थान पर आपको पता है नीति आयोग का गठन हो गया 1 जनवरी 2015। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। कभी भी डेट पूछ सकता है आपसे, ये डेट, वो भी डेट इंपॉर्टेंट है नीति आयोग, ये डेट कभी भी पूछे जा सकते हैं कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, ये भी उसी का है। अनुच्छेद 39 देखो, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन। अनुच्छेद 39 में क्या पढ़ रहा कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ये पढ़े हो आप। उसके बाद ये पढ़े हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पढ़े हो ना। तो संसाधन, ये भूमि क्या है, भौतिक संसाधन तो है, समान रूप से वितरण होना चाहिए। लेकिन होता क्या था पहले आज़ादी से पहले कुछ ताकतवर लोग पूरी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठते थे, जो ज़मींदार कहलाते थे। वो ब्रह्मा से लिखवा के थोड़ी लाए थे कि ये ज़मीन हमारी, इस पृथ्वी पर सभी मानवों का बराबर का अधिकार था। तो हुआ ये कि आज़ादी के बाद भूमि सुधार किए गए, जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ से हटाया गया। अब जमींदारी सिस्टम मतलब एक सीमा लागू कर दी गई कि भैया एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा ज़मीन हो ही नहीं सकती, सरकार ने ले ली वापस। लेकिन जमींदार लोग भी होशियार थे, जैसे ही उनको पता चला कि सरकार इससे अधिक ज़मीनें ले लेगी, तो उन सालों ने अपने नौकरों तक के नाम कर दिया, ज़मीन बांट दिया। बीवी का नाम इतना एकड़, एक पुत्र के नाम इतना एकड़, एक पुत्र के नाम इतना एकड़, तो ऐसे ऐसे कर दिया। और बच गई ज़मीनें, बहुत ज़मीनें होती थी, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ एक एक के पास। फिर क्या किया, वो शौकीन तो थे ही, कहीं जाते थे चमेली बाई, तो चमेली बाई को नाम ज़मीनें कर दी इधर उधर, है ना। ये ऐसा बचाव के लिए, क्योंकि सरकार ज़मीन ले रही। उन्हीं में से कुछ नौकरों का भला हो गया, ज़मींदार मर गया तो नौकर पलट के नहीं देंगे ज़मीन, हमारे मोर नाम पे कानूनन। ऐसे ही बहुत सारे नौकर उस समय अमीर हो गए थे ना, और बहुत सारी चमेली बाई, चंपा बाई भी उसी समय बहुत अमीर हो गए। आइए ये समझ गए। तो अनुच्छेद 39 के तहत 39 का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, भूमि सुधार मतलब जमींदारी उन्मूलन, क्रियान्वयन ये समझने के लिए। प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन समझने के लिए, ठीक। नीति आयोग कैसा है, सलाहकारी होगा रे, सलाहकारी संस्था है, गैर वैधानिक या सांविधिक संस्था है, संविधानोत्तर निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ये है। तो 40 देखो भाई, ग्राम पंचायतों का गठन था। तो संविधान क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1952 लागू किया गया, पंचायती राज लाया गया, पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। तो इस प्रकार से संसद ने पंचायती राज अधिनियम बनाया, तो ग्राम पंचायत को लागू कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद 41 में देखो, न्यूनतम मजदूरी दर, 41 में था ना कि उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या किया, संसद ने कानून बना दिया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1988। ये जो है ये लटके झटके वाला है, ये तथ्य के रूप में पूछ देगा, ऐसा नहीं पूछेगा क्रियान्वयन किस रूप में हुआ, ये वो नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन इसके अंदर फैक्ट जो आता है ना वो पूछ दे। जैसे आपसे कभी पूछ दिया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना, 1948, है ना। तो ये वाला याद रखो, ये लटके झटके पूछ सकता है। और ये वाला तो जरूर, मनरेगा 2005, मनरेगा अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा जानते ना, महात्मा गांधी, सब तो जानते हो इसको, मनरेगा नहीं जानते, हाँ, वही जो न्यूनतम इतने दिनों का रोजगार देना आवश्यक है, वही वाला है। अनुच्छेद 42 देखो आप, मातृत्व सुरक्षा, ये देखो अधिनियम पारित है उसको लागू करने के लिए। प्रसुविधा अधिनियम 1961, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अधिनियम पारित किया संसद ने, फिर ये लागू हो गया, अब बाध्य है, अब राज्यों को मानना पड़ेगा, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 45 देख लो भैया, 45 का क्रियान्वयन कैसे किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया ना वहाँ पर क्रियान्वयन इसको करने के लिए। भाग 4 में रहता तो जरूरी नहीं है राज्यों का मानना, लेकिन भाग 3 में रहेगा तो मानना पड़ेगा ना। 46 देखो, ये इसमें से तथ्य याद रखना, तथ्य जो मैं बता रहा हूँ, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 46 देखो, अनुच्छेद 15 SC ST ओबीसी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की छूट। तो 46 SC ST का शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संरक्षण था। तो अनुच्छेद 15-16 में क्या पढ़े हो आप? वही तो पढ़े हो। SC ST OBC को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नौकरी में आरक्षण 16, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4, ये वही है। 48 का देखो, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो आप, ये कहीं भी दाग देगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाघ परियोजना 1972, टाइगर प्रोजेक्ट ये भी 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ परियोजना 1972। जब लागू कब हुआ? 1973 से। हाथी परियोजना उतना इंपॉर्टेंट। वन संरक्षण अधिनियम, ये याद रखो। हाथी परियोजना रेयर है, परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट वन्य जीव के संरक्षण के लिए ये परियोजनाएं संचालित हैं। यह अधिनियम कानून बना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपसे पूछेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। कब लागू हुआ? ये बाघ परियोजना कब भारत में चालू हुआ? 1972 में शुरू हुआ, लागू कब हुआ? 73। हाथी परियोजना उतना इंपॉर्टेंट नहीं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वो वन्य जीव है, ये वन संरक्षण अधिनियम है, अलग अलग ईयर ना। वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, तथ्यात्मक। ठीक, इसी बीच में से आते हैं तथ्य, अचानक पटक देता है और अपने को ध्यान नहीं रहता कि। फिर देखिए 51 के लिए, भाई राष्ट्रों के साथ मित्रपूर्ण व्यवहार करना, तो इसके लिए पंचशील समझौता हुआ चीन और भारत के बीच कब? 1954। फैक्ट याद रख लो आप, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा पूरा ये सब डिटेल, पंचशील समझौता वगैरह, ये याद रख लो भैया जीके के रूप में। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। ठीक, ये किस लिए? मकसद क्या था? व्यापार और समागम के लिए। व्यापार, एक दूसरे के आंतरिक मामले में गैर हस्तक्षेप और एक गैर हस्तक्षेप। ठीक, अब ये देखो, ये हेडिंग टाइप का हो गया दूसरा और ये हो गया दूसरा। 1961 गुड, लेकिन इस यहाँ कैसे पता चलेगा इसका? फिर ये बॉक्स करो इसको। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961। ये ईयर सारे इंपॉर्टेंट है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। ये तथ्यात्मक चीज़ है, ये सब आपने जब हिस्ट्री में आओगे तो हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल केवल तथ्य के रूप में रखिए इसको कि पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। किसके बीच? भारत और। मकसद क्या था? व्यापार, और दूसरा एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मानता कोई नहीं, चीन हमेशा गड़बड़ करता रहता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम कहते हैं इसको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष 1961 में हुआ, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। ठीक, टीटो, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष नैम का गठन किया था। ठीक, तो इसमें तथ्यात्मक चीजें देखो, ऐसे नहीं प्रश्न आएगा कि भाग 4 को क्रियान्वित कैसे किया गया, ये वो समझ में आ गई। अब महत्वपूर्ण आई, बहुत जल्दी आया तू। चलिए
अब कुछ केस बड़े एग्जामों में बिल्कुल पूछ सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा। रणधीर सिंह केस 1976, रणधीर सिंह केस 1939 का से रिलेटेड है ये। देखो क्या हुआ, ये रणधीर सिंह केस ही थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था कि समान कार्य समान वेतन, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये केस, इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो संसद ने क्या बनाया, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये ईयर सहित याद रहना चाहिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना, 1976। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संसद ने अधिनियम बनाया, रणधीर सिंह केस। फिर चंपकम दोराईराजन केस 1951, है ना। अब देखो ये केस जो है, इस केस का कंटेंट है ये, इस केस का एरो, इस केस का कंटेंट है ये, ठीक। चंपकम दोराईराजन केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, ऐसा पूछ देगा, मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार भाग 3 और भाग 4 के बीच टकराव हो जाए, भाग 3 और भाग 4 के बीच यदि टकराव हो जाए तो फिर कौन जीतेगा, तो क्या बोलता है ये, मूल अधिकार प्रभावी होगा। अगर भाग 3 का कोई विषय वस्तु और भाग 4 की कोई विषय वस्तु एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं तो कौन प्रभावी होगा, मूल अधिकार प्रभावी होगा। ये चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना। लेकिन इधर देखो आप, मिनर्वा मिल केस 1980, फिर से ये मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई कंटेंट विरोधाभासी हो तो फिर क्या स्थिति होगी। तो ये क्या बोला, कोई सुपीरियर, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा भैया, दोनों एक दूसरे के संपूरक। आपसे ये पूछ सकता है ना कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के संपूरक हैं, किस केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मिनर्वा मिल केस 1980 में कहा। अब देखो ये 3 केस है, ये 3 केस को एक रंग रखो ना, मिनर्वा मिल हो गया, चंपकम दोराईराजन केस हो गया 1951, ये 2 केस, ये दोनों केस है और केस का कंटेंट है ये। अब देखो ये मूल अधिकार कंटेंट है, तो इस केस के नीचे इसको ऐसे करके ले आओ, है ना। तो ये नोट्स और पीपीटी दोनों में करती जाना ना, समझ गए। आपसे ये केस पूछे जा सकते हैं कभी भी कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के टकराव की स्थिति में मूल अधिकारों को प्रभावी बताया। चंपकम दोराईराजन केस 1951, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का संपूरक बताया, मिनर्वा मिल केस 1980। ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक। आइए भैया ये खत्म, शुरू होगा भाग 4 का। 1 2 3 4 हो चुका है, यह है भाग 4 का। भाग 4 का क्या है भैया, मूल कर्तव्य। भाग 4 का मूल कर्तव्य। अब हुआ ये 4 का दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, ये भाग क्या मूल संविधान में था, नहीं। अगर भाई मूल संविधान में होता तो सीधे 4 के बाद 5 आता, 4 का क्यों आता। इसका मतलब ये है कि ये किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, बोल्ड हाइफन, भाग 4 का संविधान में 10 कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया। भाग 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक। नोट्स में बोल्ड हो जाएगा वो। अच्छा एक और चीज ये भी ध्यान रखना, कितने कर्तव्यों के साथ, 10 कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस से प्रेरित है। सब एक और प्रश्न बहुत छोटे छोटे एग्जामों में आता है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, किससे प्रेरित है, रूस, है ना। वैसे मूल कर्तव्य लिया कहाँ से हमने, आयरलैंड। अबे
रूस से तो लिए हैं रे, रूस से, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, है ना। चलो अब एक देखिए हुआ क्या, कैसे हुआ। सरकार ने, केंद्र में बैठे नेताओं ने सोचा कि भाई संविधान लोगों को अधिकार देता है भाग 3 के माध्यम से, क्यों ना कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाए, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया और कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10। मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 10। जब जोड़ा गया भाग 4 का तो कितने कर्तव्य थे? 10। तो आपसे पूछूं कि मूलतः कितने कर्तव्य थे संविधान में? 10। या मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 10, जब ये जोड़ा गया। बाद में एक और चीज ऐड हो गई और वर्तमान में कितना है? 11। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11। अच्छा, भाग 4 क के लिए एक ही अनुच्छेद है, 51 क। कहीं दिख रहा है 51 क? ये देख 51, बोल्ड करो इसको, 51 क, 51 क, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देखो ये भी बोल्ड करना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। अभी क्या हुआ, सरकार ने सोचा कि क्यों न मूल कर्तव्य भी निर्धारित किया जाए। तो सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। इनको बोला कि आप अध्ययन कीजिए, बताइए कि कैसे मूल कर्तव्य कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या क्या मूल कर्तव्य होगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्य सुझाए थे? 8। कितने सुझाए थे? 8। ध्यान रहे, सबसे पहले भाग 4 क के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्य सुझाए थे? 8, है ना। इस सुझाव को मान लिया गया, लेकिन जब संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 कर संविधान में भाग 4 क यानी कि मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तो उस समय कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10, और 2 और जुड़ गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सुझाए थे? 8। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब भाग 4 क जोड़ा गया तब कितने कर्तव्य थे? 10, और वर्तमान में कितने हैं? 11। ये बात क्लियर है ना। अच्छा, लागू कब हुआ? ये डेट भी पूछा जा सकता है आपसे। 3 जनवरी 1977 संविधान में शामिल हो गया ये 1976 में, लेकिन लागू कब हुआ मूल कर्तव्य? 3 जनवरी 1977। ये डेट भी पूछा जा सकता है आपसे कि मूल कर्तव्य लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ जो 11वां है, 11वां वो खास हो गया क्योंकि बाद में जोड़ा गया है वो। तो 11वां जो कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 और ये हाइफन के बाद ये रहे, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और वो 11वां कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि स्वयं पे आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें ना। समझ रहे हो ना। गार्जियन, माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा वो मूल अधिकार है। किसका में? 86 में 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। और यहाँ पर कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों को शिक्षा दिलाएं। समझ गए आप? इतनी बिंदु पहले ही, ये तो आपको याद होना चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। पहला बिंदु क्या भैया? भाग 4 क कैसे क्या है यार? मूल कर्तव्य। भाग 4 का मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा किस समिति की अनुशंसा पर भाग 4 का यानी कि मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। स्वर्ण सवर्ण नहीं रे, स्वर्ण। अरे सवर्ण नहीं, स्वर्ण। हाँ, आधा सा है ना। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? 8। लेकिन
जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया तो भाग 4 का के लिए एक लौता अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। और अनुच्छेद 51 का के तहत जब संविधान, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 10। सालों सुझाया था 8, शामिल किया गया 10। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। कौन सा है 11वां? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने पर आश्रित बालकों को शिक्षा प्राप्त कराए। क्लियर? अब उसके बाद कभी लटके झटके पूछ सकता है आपसे, यह है मूल कर्तव्य पूरे 11। लेकिन इसको रटते बैठे रहोगे तो ये मूर्खता है। जब भी आप यहाँ पहुँचो 5 बार ध्यान से 11 को पढ़ लो, 5 बार, कि कभी लटके झटके आपका दिमाग काम कर जाएगा। ये एकदम रटा रटाया हो जरूरी नहीं है। जैसे कर्तव्य देखो, संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का आदर करें, कर्तव्य हमारा। राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ हमारे यहाँ आज़ादी के लिए, उसके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना है, मतलब देशभक्ति। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो ना। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और शानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। लेकिन आजकल एकदम उलट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो छोड़ो, पाखंड, गोबरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये तो कोई करता ही नहीं। पता लग जाए सरकारी है तो और तोड़ मरोड़ देंगे। और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब इसको आपको रटना नहीं है। जब भी आप संविधान के रिवीजन में पहुंचो, भाग ये जो 4 का के 11 कर्तव्य हैं, पढ़ डालो 5 बार। कभी लटके झटके आ गया तो टिक कर लो यार। ठीक, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के, यही 11वां जोड़ा गया है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये देखो, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य सुझाए कितने? 8। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 4 का मूल रूप से, भाग 4 क में एक लाइन में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य थे 10। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11। और एक वर्मा समिति बनाई गई थी 1991 में। तो ये भी पूछा जा सकता है, वर्मा समिति, इसे किसका क्या था? मूल अधिकारों के, मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई। क्रियान्वयन, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था देखी ना आपने, ये भी क्रियान्वयन मतलब कैसे कुछ कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया जाए। कैसे भाई? कर्तव्य के लिए तो ये आपका कर्तव्य है कि आप नमस्कार करें, अब नहीं करेगा तो उसके लिए सजा, जेल में थोड़ी डाल देंगे ना। नमस्कार नहीं कर रहा है मेरे को, कर्तव्य निर्धारित कर दिया कि नमस्कार करे और वो मेरे को नमस्कार नहीं किए तो जेल में थोड़ी डाल देंगे। कर्तव्य एक अलग है, अपराध थोड़ी है कि आप किसी को नमस्कार नहीं करोगे। लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनको बाध्यकारी बनाना आवश्यक था। तो केंद्र सरकार ने मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कौन सी समिति का गठन किया? वर्मा समिति। कब? 1991। अब वर्मा समिति को जिम्मेदारी दी गई कि अध्ययन करो भाई, अध्ययन करके ये बताओ कि कुछ मूल अधिकारों को कैसे उनको लागू किया जाए, मतलब बाध्यकारी किया जाए। तो वर्मा समिति के सिफारिश पर देखो, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना 1971। जो राष्ट्र के गौरव हैं, आप सम्मान भले ना करो लेकिन अपमान
इसीलिए तिरंगा झंडा को नीचे बिछाकर बैठते अगर पाए गए, वो क्या हुआ, अपमान हुआ, इसके तहत कार्रवाई होगी। समझ गए, क्योंकि कानून बन गया अब, है ना। आइए, भारतीय ध्वज संहिता 2002, लटके झटके पूछ देगा भारतीय ध्वज संहिता कब बनी, 2002। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी निर्देश कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जा सकते। एक और 2016 में, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ एक जानकारी है। 2016 में ना सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि सिनेमा हॉल में फिल्म मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, और बस्सा भी था। आज भी बस्सा है शायद कई जगह, बस्सा था पहले, उस समय तुम लोग पिक्चर जाते हो कि नहीं जाते होंगे, लेकिन बस्सा अनिवार्य था। लेकिन 2018 में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाना बाध्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया बाध्यता नहीं है ना। और अगर चले तो जो शारीरिक अक्षमता के साथ लोग होते हैं पहले, उनको छूट रहेगी कि वो खड़े ना होना पड़ेगा। ऐसे ही, अरे ख़त्म होगी ये ऐसे ही है ना, जानकारी के लिए आपके, परीक्षा नहीं पूछेगा। लेकिन भारतीय ध्वज संहिता लटके झटके पूछा जा सकता है, चांसेस वही है 5% कि भारतीय ध्वज संहिता कब आई, 2002 ना। इसमें बताया गया है कि तिरंगा का मतलब किस निर्देश दिए गए, कैसे कैसे तिरंगा फहराया जाएगा, कब उतारा जाएगा, किन नियमों का पालन किया है, सब इसमें लिखा हो। अगर पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। ठीक, इस प्रकार आपका 4 एक हिस्सा संविधान का समाप्त। अब बाद में जो शुरू होगा, दिवाली के बाद तो दूसरा विषय शुरू होगा, ब्रेक, क्योंकि संविधान का जो दूसरा हिस्सा लेंदी है वो बाद में होगा। शुरू होगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तब तक आप लोगों की जिम्मेदारी, इसको तैयार करो दिवाली तक। कब डेट है, दिवाली के बाद संडे कब है, आए दिवाली के बाद संडे कब है भाई, सत्ताईस है क्या, 26 डाले ना डेट उसमें, 26 अक्टूबर डेट लिख लो। 26 अक्टूबर 2025 आप लोगों का मेगा टेस्ट है। मेगा टेस्ट में सब आओगे। तुम क्लास किए नहीं हो, तुमको छूट रहेगा टेस्ट में, लेकिन आना है, अनुपस्थिति से कोई छूट नहीं है। तब तक तुम क्या कोशिश करोगे, जो क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं, बाद में ऑफलाइन ये कंटिन्यू होगा ना दोबारा, तब फिर से कर सकते हो। लेकिन वीडियो तुमको भेज दिया जाएगा, मांग लेना नहीं तो मैसेज करके, वो पूरे वीडियो कायदे से आप थोड़ा लो ताकि टेस्ट दे सको। भाग 4 का तक, शुरुआत से लेकर भाग 4 का तक, ये 26 अक्टूबर को टेस्ट है। ठीक, अरे आज से जल्दी ख़त्म हो गया। सर कितना बजे आ जाते ना, हाँ तो ले लो ब्रेक, मैच जल्दी शुरू हो जाएगा।